So hello everyone, welcome you all on our favorite channel New Lightning and this is your educator कोमल गुप्ता। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर मिले हैं आरबीटीएस के केमिस्ट्री पोर्शन का डिस्कशन लेके। तो आरबीटीएस पेपर आपने दिया, आई होप कि पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो डिस्कशन शुरुआत करने से पहले हमारे रेस्पेक्टेड सिंह सर का स्लोगन कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी स्लोगन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 पे। चलिए पढ़ते हैं, अमीन पोर्शन से हैं। तो आज का जो पेपर था उसमें आपको अमीन्स और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिले होंगे। अमीन से शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है कि अगर अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको चीजें बतानी है। पहला आपको दिया गया अल्कोहल और ये प्राइमरी अमीन, टर्सरी अमीन, और आपको साथ में दिया गया है सेकेंडरी अमीन, और भी आपको एक दिया गया है सिंपल हाइड्रोकार्बन। तो अब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर देखिए कि 3 कार्बन तो सभी में है ना। स्मार्ट वर्क करते हैं, पूरा मॉलिक्यूलर मास हम नहीं निकालने वाले हैं। कार्बन 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी कार्बन देखने को मिल रहा है, 3 कार्बन इधर, और यहाँ 4 कार्बन है ब्यूटेन वाले केस में। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सबसे कम किसका यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है। तो अब यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है कार्बन से, इसका मतलब 4 कार्बन से ज्यादा हो जाएगा 3 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर नाइट्रोजन का मास बराबर नहीं है, कम है। तो अब अगर हम इन तीनों की बात करें तो इनको हम आइसोमेरिक बोल सकते हैं। ये तीनों ही जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है वो है आइसोमेरिक, और आइसोमेरिक है तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा ब्रांचिंग पे। कहते हैं ब्रांचिंग जितनी ज्यादा, या फिर अमीन के केस में हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट एक बात और बात पे डिपेंड करेगी, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर अगर हम 1 डिग्री को देखें तो 1 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनेगी क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, और बॉइलिंग पॉइंट अगर बॉन्डिंग ज्यादा तो एसोसिएशन ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, एसोसिएशन ज्यादा, एसोसिएशन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। उसके बाद यहाँ पर देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं, मतलब कि हम तीनों की बात करें तो तीनों में सबसे ज्यादा 1 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब हो गया सेकेंड, एंड देन आ गया 2 डिग्री, फोर्थ पे है आंसर, एंड सबसे लास्ट में 3 डिग्री। सबसे लास्ट में आ जाएगा हाइड्रोकार्बन आपका, तो हमने ये लिख लिया हाइड्रोकार्बन सबसे लास्ट में। सबसे ज्यादा यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन है और यहाँ नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन का मास ज्यादा हो जाएगा तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी ज्यादा। तो जो सीक्वेंस बनता है वो आएगा 1, 2, 4, 3rd एंड 5th। मैच करेंगे तो पहली ही मैचिंग में आपको ये सीक्वेंस मिल जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट मास पे डिपेंड करती है, तो जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। हम इन तीनों की बात करें तो ये आइसोमेरिक है, तो आइसोमेरिक में हमने देखा वैसे तो ब्रांचिंग के थ्रू जाते हैं, तुम चाहो तो ब्रांचिंग के थ्रू जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर देखो कि जितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतने ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो ऑर्डर होता है वो होता है अमीन्स में 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन, राइट। चलते हैं, Which of the following compound cannot be formed by Gabriel Thalamide synthesis? तो Gabriel Thalamide रिएक्शन क्या होती है? जब हम थैलीमाइड की रिएक्शन करवाते हैं और हम क्या बनाते हैं, गैब्रियल थैलीमाइड से हम 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। हम एरोमेटिक अमीन्स नहीं बना सकते, एरोमेटिक अमीन्स का फॉर्मेशन हम नहीं कर सकते। तो ये अगर की पॉइंट आपको याद है तो हम देखें कौन सा नहीं बन सकता। आपसे पूछा भी गया है कैन नॉट बी, मतलब किसको हम नहीं बना सकते। तो पहले वाले में ही एरोमेटिक आपको दिख रहा है, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है, इसका मतलब पहला वाला नहीं बन सकता। दूसरे में देखिए ये एलिफैटिक है, सारे एलिफैटिक है, तो ऑल आर एलिफैटिक हैं तो बन सकते हैं। ये है एरोमेटिक टाइप का, ये नहीं बन सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, ऑन हीटिंग एन एलिफैटिक प्राइमरी अमीन विद एथेनॉइल क्लोरोफॉर्म विद क्लोरोफॉर्म एंड एथेनॉइल KOH द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म H। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन, बहुत ही फेमस नेमिंग रिएक्शन। अगर ध्यान से देखो तो लिखा है कि एलिफैटिक प्राइमरी अमीन लिया हमने, 1 डिग्री अमीन लिया हमने, और 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन हमने कराई CHCl3 एंड KOH के साथ, वो भी अल्कोहलिक KOH के साथ। और बच्चे आपको पता है कि 1 डिग्री हमने यहाँ पर एलिफैटिक लिखा है, अगर एरोमेटिक लिखते तब भी सेम रिएक्शन होती। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है उसका नाम फटाफट बता दीजिए। कह रहा है कि ये क्या
कार्बिलमीन रिएक्शन की बात कर रहा है। क्या ये कार्बिलमीन रिएक्शन की बात कर रहा है? यहाँ पर क्या कार्बिलमीन बनेगा? तो कह रहा है कौन सा कंपाउंड होगा? कहते हैं एक एल्काइल साइनाइड। तो मुझे पता है कि कार्बिलमीन क्या होता है, NC, है ना, RNC, आइसोसाइनाइड वाला जो ग्रुप होता है आइसोसाइनाइड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कार्बिलमीन। तो क्या मिलता है? कार्बिलमीन। और एक बात और, इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको टेस्ट बोलते हैं, कार्बिलमीन टेस्ट। और ये 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए कराई जाती है। कैसे इसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं? कहते हैं पंजेंट से स्मेल आती है, और पंजेंट स्मेल किसकी होती है? आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड की ही होती है। तो सेकेंड आंसर के साथ जाने वाले हैं हम लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 में which of the following compound gives a product with foul smell when reacted with chloroform and presence of an alkali? मुझे लगता है कि जो अभी हमने क्वेश्चन किया रिसेंटली, क्या ये रिएक्शन भी कार्बिलमीन रिएक्शन के बारे में बात कर रही है? यस, यहाँ पर भी जो बताया जा रहा है दैट इज कार्बिलमीन रिएक्शन। कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड? तो अभी अभी हमने बताया कि जो कार्बिलमीन रिएक्शन होगी 1 डिग्री एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक, आप दोनों ले सकते हैं अमीन्स। इन दोनों में से कोई भी आप अमीन्स लेंगे कार्बिलमीन रिएक्शन हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं कि 1 डिग्री है का। अब पहले ऑप्शन में 2 डिग्री है, सेकेंड ऑप्शन में 1 डिग्री, और ये हो गई हमारी अमाइड, अमीन है ही नहीं, और यहाँ पर हो गई टर्सरी। इसका मतलब आंसर हमारा क्लियर है कि सिर्फ हम 1 डिग्री के साथ जाएंगे, तो सेकेंड ऑप्शन में 1 डिग्री दिया गया है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड हो जाएगा। Which one can give propanamine on reaction with lithium aluminum hydride? कह रहा है कि इनमें से हम किसकी रिएक्शन कराएं जिससे मुझे प्रोपेनामाइन मिल जाए विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो भाई यहाँ पर देखें प्रोपाइल साइनाइड। बेटा जी जब हम प्रोपाइल साइनाइड की बात करते हैं तो 4 कार्बन हो गए, प्रोपाइल मतलब 3 एंड साइनाइड अगर अलग से लिखा है तो 4 कार्बन। तो 4 कार्बन से फिर मुझे ब्यूटेनामाइन मिलेगा अगर हमने रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किया, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। एन प्रोपाइल प्रोपेनामाइड, अमाइड लिया गया है, एन प्रोपाइल, तो यहाँ से 1 डिग्री अमीन हमें नहीं मिलने वाला, यहाँ मुझे चाहिए प्रोपेनामिन। प्रोपेन नाइट्राइल, अगर हम यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करवाते हैं तो यस मुझे मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड NH2, जो यहाँ पर प्रोपेन नाइट्राइल रहा होगा। प्रोपेन नाइट्राइल का मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहा होगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 कार्बन वाले अमीन के पास। तो आंसर पे जाएंगे हम थर्ड। नेक्स्ट एक सेट वाली रिएक्शन दी गई है, जरा देख लीजिए। ए ने रिएक्शन की Br2 प्लस NaOH की प्रेजेंस में कुछ मुझे मिला है यहाँ पर अमीन। कह रहा है कि फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स ए। कह रहा है ए क्या रहा होगा? अब बेटा जी अगर हम इसको क्रॉस चेक करें रिएजेंट के साथ तो अमीन बन रहा है और रिएजेंट लिया गया है ब्रोमीन एंड अल्कली। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको पता है एक रिएक्शन पड़ी है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, है ना, हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन पड़ा। और हमें पता है कि यहाँ पर हम अमाइड लेते हैं और अमाइड का जो एल्काइल होता है बेसिकली माइग्रेट होता है फ्रॉम CO ऑफ अमाइड टुवर्ड्स NH2। तो यहाँ पर अगर हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ पर CO अगर हम लिख दे तो वही हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अंतर क्या होता है 1 लेस कार्बन हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर CO लगा दो और हमारा प्रोडक्ट तैयार है। तो क्या कर देंगे यहाँ पर हम A की जगह CH3, सब कुछ वैसा ही लिखने वाले हैं, CH CH3 CH2 एंड बस हम यहाँ पर CONH2 लिख दें। और हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में यही होता है बेटा कि ये जो एल्काइल है वो शिफ्ट कर जाता है NH2 की तरफ, CO यहाँ पर हट जाता है। तो पहले ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, नहीं पहला नहीं, दूसरे ऑप्शन में हमारे पास ये गिवन है कि सेकेंड विल बी द आंसर। देख लीजिए क्या आपको यहाँ तक करेक्ट है, क्या आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चलिए तो 56 का सेकेंड पे जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। द अमीन फॉर्म विद 1 लेस कार्बन इन द रिएक्शन। बेटा जी अभी अभी हमने एक रिएक्शन की बात की थी जिसका नाम था हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन या रिएक्शन। तो सेकेंड वाला तो है जिसमें 1 कार्बन कम मिलता है और रिएक्शन अभी हमने लिखी। 2 रिएक्शन विच इज आउट ऑफ एनसीईआरटी में गिवन नहीं, फिर भी हम जान लेते हैं कि कौन सी रिएक्शन है स्मिथ रिएक्शन। तो बेटा जी स्मिथ रिएक्शन की अगर हम बात करते तो यहां पर हम क्या करते, यहां पर हम एक एसिड लेते
और उसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। ये है हाइड्रोजोइक एसिड, HN3 हाइड्रोजोइक एसिड। राइट, जब हम ये रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजोइक एसिड के साथ तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो CO2 का रिमूवल और साथ में N2 का रिमूवल देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको प्राइमरी अमीन मिल जाएगी। यहाँ पर अमीन फॉर्मेशन हो जाएगा अगर हमने एसिड लिया। सर ठीक है, अमीन। तो यहाँ पर देख रहा है कि एक कार्बन तो कम हो गया, एक कार्बन कम हो गया क्योंकि यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन में आपको CO2 निकलता हुआ दिखा। तो ये रिएक्शन भी 1 लेस कार्बन रखती है इसमें। तो रिएक्शन जान लेते हैं कर्टियस रिएक्शन क्या होती है। कर्टियस रिएक्शन हमने यहाँ पर लेना है, जब हम कर्टियस रिएक्शन की बात करते हैं तो एसाइल अजाइड लेना होता है, एजाइड ग्रुप N3 वाला ग्रुप। और यहाँ पर बच्चे अगर हमने इसको हीट किया तो ये N2 गैस को लिबरेट करता है और फिर से यहाँ पर आइसोसायनेट बनता है। ये एक फ्रेमिंग है कर्टियस रिएक्शन की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एसाइल एजाइड की अगर हम यहाँ पर हम बना रहे हैं इसकी रिएक्शन बेटा, क्योंकि न्यू है आपके लिए। तो एसाइल एजाइड आपका कुछ इस तरह से CON3 वाला ग्रुप, N3 वाला ग्रुप होता है, देख लीजिए एसाइल एजाइड होता है। और जब हम इसको हीट करेंगे तो ये RNCO में बदल जाता है। इसका मतलब एक कार्बन यहाँ पर फिर से कम हो जाता है और इसको बोलते हैं आइसोसायनेट। तो ये दोनों ही रिएक्शन दो NCERT ने नहीं दी हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार इनको देख लीजिए। तीनों रिएक्शन है। स्मिथ रिएक्शन एक कार्बन कम बनता है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन आप जानते हैं एक कार्बन कम बनता है, कर्टियस एक कार्बन कम बनता है। इसका मतलब है कि हम आंसर पे जाएंगे ऑल ऑफ दीज के साथ। तो एक बार इनको देख लीजिए। गैब्रियल रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमीन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ, अभी हम कई बार बता चुके बेटा जी कि थैलीमाइड की रिएक्शन होती है कि जब हम थैलीमाइड की रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पर थैलीमाइड, ये रहा हमारा थैलीमाइड। थैलीमाइड की रिएक्शन हम सबसे पहले क्या कराते हैं, गैब्रियल थैलीमाइड में हम कराते हैं KOH के साथ। KOH क्या करता है, KOH इस H को क्या कर देता है, इवन अल्कोहलिक KOH के साथ इसको सॉल्ट में बदल देता है, पोटेशियम थैलेट में बदल देता है। यहाँ पर आ जाएगा ये इसका सॉल्ट NK, राइट। अब हम यहाँ पर एल्काइल हैलाइड, इवन हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोले तो ज्यादा बेटर होगा, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, ये बना लेता है N एल्काइल थैलीमाइड, यहाँ पर लिखते हैं ये बना लेता है N एल्काइल थैलीमाइड, CO और अभी K की जगह पर R आ जाता है। अब फिर से अगर हम इसको एक्वस मीडियम में NaOH या KOH के साथ ट्रीट करें तो ये बना लेता है RNS2। इसका मतलब प्राइमरी एलिफेटिक अमीन का फॉर्मेशन करता है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन में। तो पूरी रिएक्शन है आपके सामने, कई बार बात की जा चुकी है गैब्रियल की, तो ये सारा कुछ है गैब्रियल में। 3 रिएजेंट याद रखने हैं 1 by 1 करके। एनिलीन ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर, कह रहा है कि हमारे पास है एनिलीन और हमने ट्रीट किया है विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ब्रोमीन वाटर। तो कहते हैं क्या बनेगा, तो बेटा जी यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर वाटर के मीडियम में लिए या फिर हम नॉन पोलर भी ले लें, एनिलीन की हाई रिएक्टिविटी की वजह से ये क्या कर लेता है, ये एक ही बार में जितनी भी पोजीशन होती हैं, जितनी भी आर्थो और पैरा पोजीशन होती हैं उनको कर देता है सब्स्टिट्यूट और एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और वो प्रेसिपिटेट होता है किसका, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का, राइट। तो आंसर दिया गया है थर्ड में। 59 में हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। Which of the following is insoluble in alkali? तो यहाँ पर आपको बेसिकली दिए गए हैं सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड दिए गए हैं। देखो S डबल O वाला है, बेंजीन सल्फोनामाइड है। तो कह रहा है कि कौन सा इनसोल्यूबल है। जरा हम बात करते हैं
हिंसबर्ग रिएजेंट की, है ना। हिंसबर्ग रिएजेंट से जब हम अपने अमीन्स को रिएक्ट कराते हैं तो हम कहते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री तो रिएक्शन देता है बट 3 डिग्री रिएक्शन नहीं देते। और 1 डिग्री क्या बनाता है, एन एल्काइल सल्फोनामाइड बनाते हैं, जबकि 2 डिग्री वाला क्या बनाता है, एन एन डाई एल्काइल सल्फोनामाइड बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा है। तो इनसॉल्युबल इन एल्कीन, बेटा जी अगर एन एल्काइलामाइन बनता, मतलब कि सिर्फ एक यहाँ पर H होता, इसके साथ एक सब्स्टिट्यूशन होता नाइट्रोजन पे, तो वो कैसा होता, वो सॉल्युबल होता। लेकिन अगर दो है तो वो कैसा हो जाएगा, इनसॉल्युबल। तो N, वाला कैसा हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। ये कैसा है, ये सॉल्युबल है बेटा जी, क्योंकि सिर्फ N एल्काइल है। ये भी कैसा है, N मिथाइल N इथाइल, जबकि ये कैसा है, N डाई एल्काइल है, डाई इथाइल है। इसका मतलब है ये 2 डिग्री वाला जो हमारे पास है, ये 3 डिग्री वाला स्ट्रक्चर है, वो इनसॉल्युबल है। क्यों इनसॉल्युबल है, क्योंकि यहाँ पर एक भी एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास जो जाके एल्कली के साथ रिएक्शन करे। तो यहाँ पर हम रिएक्शन में जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ कि पहला वाला जो सल्फोनामाइड है वो इनसॉल्युबल है। Which of the following is water insoluble and stable at room temperature? बेटा एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी की लाइन में आपको बताया गया डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट के बारे में। डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट क्या होता है, वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है लेकिन रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। और बेटा जी अगर इसको हम हीट कर दें, अगर हम इसको हीट कर दें तो ये क्या कर देता है, ये फ्लोरिनेशन कर देता है, ये फ्लोरीन दे देता है, फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो हमारे पास आंसर आएगा सेकंड। 62 एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं डाइजोडाइजेशन है। तो NH2 है, जब HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो देखिए क्या करता है, ये ऐसे ये N2Cl बन जाएगा, सिंपल। अभी N2Cl बन चुका है और हमें पता है कि ये एलिफेटिक है, तो ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। ये तुरंत क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये हट जाएगा, ये तुरंत निकल जाएगा। और निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, यस मैम 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। अगर 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना और इसने देखा कि रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं यहाँ पर, तो तुरंत 1 डिग्री क्या करेगा, इस मिथाइल के साथ इनमें से कोई भी 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग कर लेगा, यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई सा एक मिथाइल क्या करेंगे, एक मिथाइल आ जाएगा इसके पास, इस कार्बन के पास। हम यहाँ पर कलर चेंज करते हैं बेटा जी, हम यहाँ पर कलर चेंज करके बताते हैं कि ये यहाँ पर मिथाइल आके लग गया और ये कार्बोकेटायन ने इसकी जगह ले ली। अब सिंपल है कि यहाँ पर हमें पता है कि अल्कोहल बनता है, अब कार्बोकेटायन जहाँ पर स्टेबल है वहां पर OH आके लग जाएगा और ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में। एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया गया कि डाइजोनियम सॉल्ट बना बट वो स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि एलिफेटिक अमीन्स के बारे में हम बात करें तो अनस्टेबल होता है, तुरंत N2 का लिबरेशन कर देता है। तो यहाँ से N2 गैस तो चली गई बट यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ 1 डिग्री। और अगर 1 डिग्री के पास ऐसी कोई खासियत है, अगल बगल अगर कोई पोजीशन है जो उसको ज्यादा स्टेबल कर सकती, तो रीअरेंजमेंट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट चलिए एक बहुत ही छोटी सी रिएक्शन है आपके एनसीईआरटी की। कहते हैं N2Cl को अगर हमने H3PO2 के साथ, अच्छा यहाँ पर H3PO2 ना भी लेते, हम एथेनॉल ले लेते तो भी सेम रिएक्शन होती। इनमें से कोई भी हम एक रिएजेंट ले लेते तो ये क्या कर देते, ये रिडक्ट कर देते और इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देते। तो थर्ड विल बी द आंसर, थर्ड के साथ जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। 64 की बात करें, एक सेट वाली रिएक्शन है बेटा जी। पूरी अगर एक आपने रिएक्शन कर ली तो अमीन काफी कुछ हद तक आपका क्लियर हो जाएगा। कहते हैं कि सबसे पहले हमने ब्रोमिनेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड। हमने आयरन की किसी सॉल्ट की प्रेजेंस में क्या कराया, हेलोजिनेशन कराया। तो कहते हैं कि हेलोजिनेशन से क्या बनने वाला है, यहाँ पर ब्रोमिनेशन बना तो पैरा पोजीशन तो बिजी है, CH3 की आर्थो पोजीशन पे आपके ब्रोमीन लग जाएगा। चलो ठीक है। कहते हैं SnHCl के प्रेजेंस में हमने क्या कराया, इसका रिडक्शन कराया और आपको बताया कि ये रिडक्शन करता है तो NO2 गेट कन्वर्ट इनटू NH2। ये जो नाइट्रो है वो हमारे अमीन में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा ब्रोमीन। लास्ट अगर हम देखें तो डाइजोडाइजेशन की कंडीशन दिख रही है, तो C हमारा क्या बन गया, एनिलीन जो है वो चेंज हो जाएगा N2+Cl- में, बाकी एज इट इज रहने वाला है CH3 एंड ब्रोमीन। फिर H3PO2 अभी जस्ट जिसके पहले वाली रिएक्शन थी कि ये रिडक्शन करा देता है N2Cl को, ये पूरी तरह से हट जाएगा। तो D क्या बन जाएगा, D बन जाएगा, ये N2Cl हट चुका है
तो डी में सिर्फ और सिर्फ बचेगा हमारा CH3N ब्रोमीन, आर्थो पे ब्रोमोटोलुइन। अब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में लिया तो क्या करेगा, इस CH3 को चेंज कर देगा COOH में और ब्रोमीन अपनी जगह रहने वाला है। तो ये हमारा E जो बना फाइनल प्रोडक्ट बना एंड विच इज गिवन इन सेकेंड ऑप्शन। तो एक बार देख लीजिए सेट ऑफ रिएक्शन, बहुत ही प्यारी रिएक्शन थी ये। 65 नंबर क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन देखने को मिलेगी आपको और जानेंगे कि रिंग एक्सपेंशन आखिर होता कैसे। बेटा जी Na2 फिर से हमने क्या किया, ये डाइएजोडाइजेशन वाली कंडीशन को अप्लाई करवाया। ठीक है, डाइएजोडाइजेशन होना है। अब डाइएजोडाइजेशन जब होगा तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा बना, अब ऐसे लिख लेते हैं 5 कार्बन को, और सबसे पहले CH2+, ठीक, यहाँ पर क्या बन गया, CH2+ बना। अच्छा, बीच की कंडीशन हमने हटाई, क्यों कि N2Cl बना पहले और फिर N2Cl ने क्या किया, फिर चलो अच्छा पूरा लिख देते हैं आपके लिए, यहाँ पर N2Cl हाईली अनस्टेबल क्या होगा, ये तुरंत N2 के फॉर्म में निकल जाएगा, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा कुछ ऐसे CH2N+। अब यहाँ पर देखो ये कार्बोकेटायन है और यहाँ पर 5 कार्बन की रिंग है। अगर ये 5 कार्बन की रिंग है और बगल में कार्बोकेटायन है तो ये क्या करेगा, ये रिंग को एक्सपेंड करता है, ये रिंग को एक्सपेंड करेगा। ये CH2 है ना, रिंग के अंदर आ जाएगा और ये प्लस चार्ज आपका रहा। तो 5 कार्बन से 6 कार्बन की रिंग बन गई विद कार्बोकेटायन। अब यहाँ पर अल्कोहल मीडियम में, ये अल्कोहल OH ग्रुप आके लग जाएगा इसी कार्बोकेटायन पे, तो मुझे मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप फर्स्ट ऑप्शन टिक करके चले आएंगे, लेकिन अगर 5 से 6 में बदल सकती है रिंग तो पहले रिंग एक्सपेंशन होगा और फिर यहाँ पर OH आके लगेगा। Which of the following compound give yellow oily liquid nitrosamine when react with nitrous acid? कहते हैं कौन सा, ये आउट ऑफ NCERT वंस अगेन, लेकिन फिर भी अच्छा है कॉन्सेप्ट, आपको जानना जरूरी। कहते हैं कि नाइट्रस एसिड की रिएक्शन 1 डिग्री के साथ तो हमने पढ़ी, बट 2 डिग्री अगर 3 डिग्री के साथ पढ़े तो कुछ अलग देती। तो वही रिएक्शन है, आपके NCERT में लाइन लिखी है कि जो नाइट्रस एसिड है वो 1 डिग्री के साथ तो डाइएजोडाइजेशन जैसी चीजें करती हैं, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ अलग मैनर में रिएक्शन करती हैं। तो 66 में देखेंगे कि क्या होता है। बेटा जी ये रिएक्शन है बेसिकली ऑयली, जो बोला है येलो ऑयली, वो देते हैं 2 डिग्री वाले। 2 डिग्री अमीन अगर हमने लिया और नाइट्रस एसिड के साथ तो HONO लिख सकते हैं, रिएक्शन करवाया तो यहाँ पर देखिए ये वाटर का रिमूवल एंड आपको एक नाइट्रोसामीन जिसको हम बोलते हैं N, यहां पर आ जाएगा आपका यस NNO एंड ये था CH3 नाइट्रोसामीन, इसको बोलेंगे नाइट्रोसामीन, और ये होता है येलो ऑयली कलर, येलो कलर का ऑयली लिक्विड। ठीक, तो ये नाइट्रोसामीन बना आपका। तो 2 डिग्री नाइट्रोसा, तो ऐसे आ जाए अगर कि कब मुझे HNO3 के साथ एक येलो ऑयली कलर का लिक्विड मिलता है, तो आप याद रखें कि जब 2 डिग्री हम लेंगे, हम 2 डिग्री अमीन लेंगे तब मुझे ऐसी रिएक्शंस मिलने वाली है। सेट वाली रिएक्शन फिर से एक बार कहते हैं, ए का हमने एसाइलेशन कराया मिला बी, और बी का हमने नाइट्रेशन कराया मुझे मिला एक कंपाउंड ऐसा। तो कहते हैं क्या है, तो ए में बेटा जी एसाइलेशन हम कराते हैं। बेसिकली जब ऐसा प्रोसेस करते हैं तो आपको याद है कि हमारे पास एनिलीन होता है और एनिलीन की रिएक्टिविटी कम करने के लिए हम एसाइलेशन करवाते हैं, और एसिटाइल हम यहाँ पर एसिडिक एनहाइड्राइड या एसाइल क्लोराइड ले सकते हैं। अब यहाँ पर जब हमने प्रोटेक्ट किया, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिंग ऑफ अमीनो ग्रुप, तो मुझे जो बी मिलता है वो मिलता है एक एसिटेनिलाइड, इसी को हम बोलते हैं एसिटेनिलाइड। ठीक, मुझे मिला एसिटेनिलाइड। अब यहाँ पर ये एसिटेनिलाइड जो है उसका हम नाइट्रेशन करा रहे हैं, और जब नाइट्रेशन कराएंगे तो मुझे मेजर वाला पैरा पोजीशन पे NO2 आके लग जाएगा और ऐसा हो जाएगा NHCOCS, पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड। और हम फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दें तो ये जो एसाइलेशन के दौरान एसाइल ग्रुप आके लगा है
2 डिग्री अमाइड जो बन गया है वो फिर से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और पैरा पे NO2 आके लग जाएगा, मतलब आपका मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट ए क्या है, सिंपल हमारी एनिलीन ही ए थी, जिसको हमने आगे प्रोसीड करके मेजर कंपाउंड पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाया। कहते हैं 3 डिग्री अमीन कैन नॉट रिएक्ट विद, कहते हैं 3 डिग्री अमीन किनके साथ रिएक्ट नहीं कर सकती। तो बेटा जी आपने पढ़ा है हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन नहीं देती, हाफमैन रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देती, सिर्फ रिएजेंट के साथ भी 3 डिग्री अमीन रिएक्शन नहीं देती, क्योंकि इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होते हैं, नो एनी हाइड्रोजन, एक भी H नहीं होते हैं, और ये तीनों ही रिएक्शन नहीं देती। द रिएजेंट नीड टू कन्वर्ट, एक कन्वर्जन दिया गया जहां पर ये अमाइड ग्रुप को चेंज किया जा रहा है 2 डिग्री अमाइड में, ठीक है। CuNH2 को 2 डिग्री हमने अच्छा N से जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर एक चीज तो दिख रहा है कि जो एल्काइल है, जरा देखो ये जो एल्काइल है फिनाइल, वो C से हटके N में गया। ऐसा तो हमने कहाँ देखा है, ऐसा हमने देखा हाफमैन ब्रोमोमाइड में। तो हाफमैन ब्रोमोमाइड यहाँ पर हो सकती है। तो सबसे पहले हाफमैन ब्रोमोमाइड देखते हैं कहाँ पर है। तो हाफमैन ब्रोमोमाइड में हमने KOH और Br2 लेना है, तो 1 2 3 तीनों रिएक्शन में ली गई है, ठीक है। तीनों रिएक्शन में से हम कोई चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कराया, सबसे पहले हमने ये हमारे पास अमाइड लिखा था CuNH2, यहाँ पर मैंने KOH एंड Br2 की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराया हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन करवाई। इसके बाद हमें क्या मिल गया, ये जो एल्काइल है वो NH पे जाके लग जाती है ना, NH पे जाके लग जाती है। लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट ये नहीं। अब कहते हैं कि हम क्या करें कि NH की जगह ये एसाइलेशन हो जाए। इसका मतलब हमने यहाँ पर एसिडिक एनहाइड्राइड या यहाँ पर एसिडिक एनहाइड दिया नहीं गया, तो एसिडिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई होगी, जिसके बाद हमें मिल गया यहाँ पर NH, एक H हट के COR ग्रुप लग जाएगा, COCH3। इसका मतलब जो हमें पूछा गया वो। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे KOH Br2 एंड सेकेंड मुझे एसाइलेशन करवाना है। तो B ऑप्शन के साथ हम जाने वाले हैं। फिर से बेटा जी एसाइलेशन दिखा आपको, इसका मतलब बार बार हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने अमीनो ग्रुप को, क्योंकि अमीनो इज हाई रिएक्टिव। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पूरी रिएक्शन लिख रहे हैं बेटा। यहाँ पर मेरे पास है NH2 एंड CH3, एसाइलेशन किया। एसाइलेशन से क्या हुआ, एसाइलेशन से CH3 और यहाँ पर NHCOCH3। फिर इसका हमने ब्रोमिनेशन किया एसिडिक मीडियम में। जब हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, पैरा तो बिजी है, तो हम ब्रोमीन को कहाँ लगा देंगे, आर्थो पोजीशन पे लगा देने वाले हैं। तो मुझे आर्थो पे डेरिवेटिव मिल गया ब्रोमीन। अब कहते हैं इसको हम हाइड्रोलिसिस करवा दें एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या करेगा, इस NH को फिर से चेंज कर देगा अमीनो ग्रुप में। तो यहाँ पर आ जाएगा NH2 एंड यहाँ पर ब्रोमो और यहाँ पर CH3, ये आ जाएगा। ये आप चेक करिएगा कहां पर लिखा। तो ये है फोर्थ ऑप्शन में। तो 70 का ऑप्शन हम जाएंगे फोर्थ के साथ। चलो, तो 70 का है फोर्थ। 71 पे चलते हैं, आपके NCERT की पूरी छपी हुई लाइन बेटा जी। 71 में एक नाइट्रोबेंजीन लिया गया और आयरन स्क्रैप और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। तुम चाहो तो SN भी ले सकते थे, HCl के साथ रिएक्शन करा देते। तो रिडक्शन कराता है, रिडक्शन में इस NH2 को क्या कर देता है, रिड्यूस करके NH2 में बदल देता है। तो सिंपल हमारा एनिलीन बन जाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आइसोसाइनाइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिरेक्शन। अब बहुत ही सिंपल, फटाफट बताइए कि आइसोसाइनाइड टेस्ट अभी मुझे लगता है 2 से 3 बार आ चुका है। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट किसके लिए, ये कार्बिलामीन टेस्ट। और प्राइमरी अमीन चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, हम यहाँ पर ये टेस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, विच वन इज द सोल्यूबल इन NaOH। बेटा द सेम क्वेश्चन अभी पूछा गया था इनसोल्यूबल। तो जो 1 डिग्री सल्फोनामाइड होंगे, वो जो 1 डिग्री सल्फोनामाइड होंगे वो कैसे हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे, एल्कली में सोल्यूबल हो जाएंगे। जो 2 डिग्री या फिर हम बोले सॉरी, ये जो 2 डिग्री होंगे सल्फोनामाइड वो सॉल्युबल, जो 3 डिग्री सल्फोनामाइड होंगे वो इनसॉल्युबल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें ढूंढना है सॉल्युबल। इसका मतलब एक बार N आना चाहिए सल्फोनामाइड। तो N तो यहाँ पर भी आया, बट ये एनिलीन है, हमें चाहिए सल्फोनामाइड। तो N एथाइल सल्फोनामाइड इज द आंसर।
आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द रिएक्शन। बेटा जी यहाँ पर फिर से अगेन यहाँ पर हाफ मैन ब्रोमोमाइड दिख रहा है आपको, हाफ मैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन दिख रही है। उसमें होगा क्या, CO हट जाएगा, इसका मतलब X की जगह आ जाएगा CH3 CH3 और CO बस हटा देना है आपको और NH2 को जोड़ देना, ये आपका बन गया A। जब ये एलिफेटिक अमीन क्या करता है, डाइहाइड्रोडाइजेशन करता है, तो आप जानते हैं यहाँ पर N2 हट जाता है और अल्कोहल करेस्पॉन्डिंग बन जाता है, तो आपको करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना देना है और ये हो जाएगा आपका B। तो A और B देखिए कहाँ दिया गया है, A और B आपकी करेस्पॉन्डिंग दिया गया है थर्ड ऑप्शन में। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 75। इसके बाद आपको अनिकेत सर आगे का डिस्कशन कराएंगे। Among the following the strongest base is। अब भाई स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता क्या, तो कहते हैं जिसमें लोकलाइज्ड लोन पेयर हो, है ना, वो सबसे बढ़िया बेस होता है जिनके लोन पेयर रुके हो, किसी भी कॉन्जुगेशन में ना हो। अब यहाँ पर बात की जा रही है एनिलीन की, तो एनिलीन की जब बात करेंगे तो यहाँ पर तो बड़े अच्छे से कॉन्जुगेशन है और कॉन्जुगेशन में ये लोन पेयर लगातार घूम रहा है, इसका मतलब ये लोकलाइज्ड नहीं है, इसके लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, तो अच्छा बेस नहीं कह सकते। पैरानाइट्रो कहते हैं, पैरानाइट्रो एनिलीन, तो पैरा पे लगा है नाइट्रो ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, -M-R होता है, -M-I होता है, क्या करेगा, बेसिसिटी को घटाएगा, क्योंकि प्लस वाले फेवर करते हैं, माइनस वाले घटाते हैं। मेटा पे अगर जाएंगे तो -I काम करेगा, M काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी -I घटाता है। फोर्थ वाले में देखते हैं, फोर्थ वाले में लग तो रहा है एरोमेटिक, बट ये एरोमेटिक है नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए NH2 लगा हुआ है और यहाँ पर कॉन्जुगेशन ब्रेक है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड 2 बार, इसका मतलब यहाँ पर ये जो लोन पेयर है वो कहीं जा नहीं रहे हैं, वो है लोकलाइज्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि लोकलाइज्ड है तो किसी भी प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन आराम से, तो फोर्थ विल बी द बेस्ट आंसर। ये चौथा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 75 तक कराया मैंने, 76 से ऑनवर्ड्स 100 क्वेश्चन तक आपको कराएंगे अनिकेत सर। तो मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, थैंक यू सो मच। तो बच्चों अभी आपने 75 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कोमल मैम के साथ जो अमीन चैप्टर के थे, और अब हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें 76 क्वेश्चन नंबर है। द मेटल हुज सॉल्ट डू नॉट गिव द बोरॉग-ब्रेट टेस्ट। तो भैया अगर हम बात करें बोरॉग-ब्रेट टेस्ट की, तो सबको पता है कि बोरॉग-ब्रेट टेस्ट परफॉर्म होता है बेटा कलर्ड सॉल्ट, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर देखें आपसे कह रहा है डू नॉट गिव, तो कौन सा नहीं देता है, तो आप सबको पता है बेटा Pb2+ बोरॉग टेस्ट नहीं देगा, नहीं अपीयर होगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका बोरॉग-ब्रेट टेस्ट नहीं देगा, कौन सा, लेड, ठीक है ना। चल अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है फ्लेम टेस्ट इज नॉट गिवन, तो ये बेरियम है 2+, छोटा सा हो गया है। फ्लेम टेस्ट इज नॉट गिवन बाई, अब कह रहा है कि फ्लेम टेस्ट कौन गिवन नहीं करता है। तो जब हम बात करें तो यहाँ पर 2 कंडीशन आती है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये दोनों फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। या ऐसा कह दें कि जब इनको बर्न करते हैं तो फ्लेम जो इनका होता है वो कलर नहीं होता, ठीक है ना, कलर नहीं देता है। तो इसमें ऑप्शन में कौन कौन से हैं, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम तो है नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 4। याद रखिएगा कौन कौन सा बेटा, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, इसमें चीजें आपको मोस्टली क्या है, याद रखनी है, ठीक है ना। हाँ तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बेरिलियम। अगर यहाँ मैग्नीशियम होता तो वो भी हो जाता, ठीक है ना। चलो तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच रेडिकल आर प्रेसिपिटेटेड बाई एडिंग NH4 टू द एल्काइन सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सोल्यूशन है। तो याद रखिएगा जब प्रेसिपिटेट बनाते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम, बेरियम और यहाँ पर स्ट्रोंशियम पे भी बनता है। किस पर बनता है, स्ट्रोंशियम पे। तो अगर स्ट्रोंशियम पे भी होता तब भी सही होता, लेकिन मैग्नीशियम पे नहीं होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर इसकी प्रेजेंस में, ठीक है ना, एल्कलाइन सोल्यूशन अगर हम यहाँ पर मान लें तो आप ले लीजिएगा NH4OH के प्रेजेंस में या लेंगे तो यहाँ पर कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम पॉसिबल है।
लेकिन मैग्नीशियम नहीं होगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के हैं तो इसमें डेटा आपको पता होना चाहिए, मतलब चीजें आपको याद होनी चाहिए, तो आप इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, एनएमसी के सिलेबस में जो अलग से दिया हुआ है उसी के क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन। फेरिक आयन फॉर्म आपको फ्यूशन ब्लू कलर्ड प्रेसिपिटेट विथ K4FeCN का होल 6 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो सबको पता है भैया Fe3+, ठीक है ना। अब इसका कंपाउंड आपको बनाना है Fe3+ प्लस FeCN का होल 6, ठीक है, इस तरीके से लिख लो। अब चार्ज भी आएगा, ठीक है ना, तो ये आपका आ गया 4-। अब इसको ऐड कर लीजिए, जब ऐड करेंगे तो यहां आ जाएगा Fe4, ठीक है, और ये आ गया आपका FeCN6 और यहां पर आ गया थ्राइज, तो Fe3+ ये बन जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, सेकंड, ये फॉर्म करेगा। ठीक है ना। ये आपका फ्रेशन ब्लू कलर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में देता है। ठीक है ना। चलो तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फाइड प्रेसिपिटेट डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बताना है नाइट्रिक एसिड के साथ डिजॉल्व करने के। ठीक है ना, तो ध्यान देना CuS प्लस HNO3, ठीक है, इसको डिजॉल्व करेंगे तो यहां से प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि होगा CONO3 का होल ट्वाइस। ठीक है ना, ये बनेगा। और बताओ भैया बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, NO निकलेगा और साथ में सल्फर सॉलिड फॉर्म में निकलेगा और H2O निकलेगा। ठीक है ना। हाँ, NO और सल्फर प्लस H2, ये रिएक्शन हो जाएगी, बैलेंस कर लीजिएगा। तो मेन जो आंसर आ गया आपका आ गया कॉपर नाइट्रेट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सेकंड। ये रिएक्शन आप लोगों को याद रखना है भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकलेगा। नेशनल रिएजेंट H, तो भैया नेशनल रिएजेंट कौन सा होता है, K2HdI4 प्लस QH, ये आपका क्या होता है, नेशनल रिएजेंट। ठीक है, तो ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। आप लोगों ने 11th-12th जब किया होगा तो उसमें लैब में गए होंगे, तो लैब में आपको ये रिएजेंट मिलता है। ठीक है, जिससे हम प्रैक्टिकल करते हैं। Whenever ammonia react with concentrated HCl, white fumes appear which, white fumes कहां से निकलती हैं। ठीक है ना, तो सबको पता है भैया NH3, यहां पर NH3 लेते हैं जो कि गैस फॉर्म में होता है, प्लस HCl लेते हैं जो कि गैस फॉर्म में होता है, और यहां से आपको मिलता है NH4Cl। ठीक है ना, और NH4Cl जो मिलेगा ये याद रखिएगा वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है NH4Cl। जब इसका हम सब्लिमेशन कराते हैं और सब्लिमेशन कराने पर यहाँ से व्हाइट फिल्म्स अपीयर होती हैं। ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं, ये सॉलिड फॉर्म में है। जब इसका सब्लिमेशन हम कराएंगे, सॉलिड है तो सब्लिमेशन कराएंगे, और जब सब्लिमेशन कराएंगे तो यहाँ पर व्हाइट फिल्म्स आपकी अपीयर होंगी, दिखेंगी आपको। ठीक है ना, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा रीडिंग वाला पार्ट है, आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी बिकॉज प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से है। ठीक है ना, तो डेटा आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिलिमिनरी टेस्ट, तो आप सबको पता है फ्लेम टेस्ट, बोरॉक्स वेट टेस्ट, ये तो होते नहीं, तो कौन सा होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट। कौन सा होता है भैया, ब्राउन रिंग टेस्ट। अच्छा, ब्राउन रिंग टेस्ट में एक चीज आप लोग से पूछा जा सकता है कि किसकी प्रेजेंस में होता है, तो आप कहेंगे नाइट्रेट आयन के सोल्यूशन, जो नाइट्रेट आयन है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन इन द सोल्यूशन। ठीक है ना, तो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन, ये बात आपको याद रखना है, नाइट्रेट आयन के प्रेजेंस में होता है, तो ब्राउन रिंग टेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की इच, भैया CO2 भी होता है और SO2 भी होता है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं दोनों रिएक्शन। होल ट्वाइस, इसके रिएक्शन अगर हम CO2 के साथ करते हैं तो यहां से हमें मिलेगा, क्योंकि आपसे दोनों ऑप्शन देख रहा है CO2 का, तो पहले CO2 कर लेते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा प्लस
H2O मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा अगर हम बात करें CaOH का, तो ये तो हो गया। अब दूसरा देखते हैं SO2 के साथ करें, तो यहां पर आता है आपका कैल्शियम सल्फेट प्लस H2। तो भैया ये दोनों हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दीज, ठीक है ना। हाँ चलो, दो रिएक्शन होती हैं, दोनों हो जाएंगे। CO2 का देख लो, SO2 का देख लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराओगे CO2 के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन SO2 के साथ कराओगे तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। चलो, which of the following salt on heating with concentrated H2SO4 give violet vapor? तो सबको पता है आयोडीन सॉल्ट जब लेते हैं तो यहां से हमें वायलेट वेपर मिल जाती है, ठीक है ना। और और सारे निकलते हैं, जैसे H2SO4 और Ki पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करेंगे विथ हीट, तो हमें यहाँ से KSHSO4 मिलेगा और HI मिलेगा, और साथ में I2 निकलेगा, H2O निकलेगा और SO2 निकलेगा, और जो I2 निकलता है वो वायलेट वेपर के फॉर्म में निकलता है। तो सीधा डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि अगर हम बात करें सॉल्ट ले लें, ठीक है ना, उसकी रिएक्शन करा दें कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो वहां से वेपर जो निकलेंगी वो कौन से वायलेट वेपर निकलेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा भैया आयोडाइड सॉल्ट, ठीक है। चलिए, Which of the following salt is used in borax wet test? सबको पता है कौन सा हो जाएगा भैया, Na2B4O7। इसको अगर हम हीट कर दें, एक सेकेंड, डॉट 10H2O, दोस्त इसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका Na2B4O7। फर्दर इसको हीट करेंगे कुछ टेम्परेचर के साथ, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है यहाँ 400 कुछ, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको Na2B4, ठीक है, Na B4O7 टाइप। तो बेसिकली आपका बोरॉक टेस्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। NaBO2 मिलेगा, ठीक है, सॉरी BO3 भी मिलेगा, NaBO2 प्लस B2O3, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। तो ये बोरॉक टेस्ट होता है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो 740 डिग्री सेल्सियस भी लेते हैं हम यहाँ पर, अगर टेम्परेचर एग्जैक्ट की बात करें डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना, इतना। तो ये हो जाएगा, तो आंसर कौन सा जाएगा भैया ये, ठीक है। इसको बोरेक्स फॉर्मूला भी याद रखना आप लोग, Na2B4O7.10H2O, ठीक है ना। चलिए, when concentrated H2SO4 is added to dry KNO3 brown fumes are evolved, these fumes are due to, ठीक है ना, SO2 SO2 प्लस SO2 NO प्लस NO2, ठीक है ना। तो इसमें सबको पता है भैया, सीधा सीधा क्या निकलेगा, NO2, क्या निकलेगा, NO2 निकलता है। और साथ में अगर हम बात करें तो भैया अगर हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो यहाँ से NO2 निकलेगा, O2 निकलेगा और H2O निकलेगा, तो यही आपका ब्राउन फ्यूम्स निकले देगा, ठीक है ना। NO2 जो निकलेगा किस फॉर्म में निकलेगा, इसी से आपको ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे, ठीक है, हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है। चलो, NO2। सोडा एक्सट्रैक्ट ऑफ द सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजिंग मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा and salt and then extracting with water, dissolving NaCO3 and salt with dilute HCl, boiling of sodium carbonate and salt in dilute HCl, boiling sodium carbonate and salt in distilled water। तो सबको याद रखना है boiling NO2CO3 और salt कौन सा है, डिस्टिल वाटर, salt in डिस्टिल वाटर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका भैया, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है आपका, aqueous solution of potassium thiocyanate solution when react with FeCl3 a blood red color is obtained due to the formation of। तो इसकी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, Fe3 प्लस HCl माइनस, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन जब करेंगे तो ये आपका बन जाएगा भैया FeSCN का होल थ्राइस, ठीक है, नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सेकंड।
लेजेंड टेस्ट इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस टू डिटेक्ट नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। तो भैया ये तीनों चीजों को डिटेक्ट करता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन को भी करता है, सल्फर को भी करता है, क्लोरीन को भी करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, ठीक है। लेजेंड टेस्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, वहां पर। तो नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, इन तीनों चीजों को डिटेक्ट करता है। इसी के लिए डिटेक्शन के लिए ही हम ये टेस्ट करते हैं, ठीक है, या यूज किया जाता है इस टेस्ट का, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, when H2S gas is passed through the aqueous solution of salt, a white precipitate is formed, the solution contain ions। तो lead sulfide तो नहीं, वो तो देगा नहीं, ये भी नहीं देगा। आंसर जिंक सल्फेट, क्या हो जाएगा भैया, जिंक सल्फाइड हो जाएगा आपका। तो आंसर होगा आपका सेकेंड, ठीक है ना। याद रखिएगा H2S की रिएक्शन अगर हम करा दें, H2S की रिएक्शन कराओ 2+ के साथ, तो यहां से मिलेगा जिंक सल्फाइड, यही आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, बाय प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच सॉल्ट इज कलर्ड, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज कलर्ड, कौन कौन सा भैया है, जल्दी से बताओ। जिंक नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट, कोबाल्ट नाइट्रेट एंड पोटेशियम एलम, पोटास एलम। चलो जल्दी बताओ। तो देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर सिंपल चीज देख लें तो जिंक एटॉमिक नंबर कितना 30, लिथियम, तो इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है, ठीक है ना। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसका मतलब ये कलर्ड होंगे, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो कलर्ड नहीं होंगे। तो जिंक में तो होगा नहीं, 30 पेयर्ड होंगे, इसमें भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, कोबाल्ट, ठीक है ना। अब कोबाल्ट का अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया कोबाल्ट का, सबको पता है भाई साहब, कितना होता है 27। अगर यहां पर बात करें तो कोबाल्ट, इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये आपका टूटेगा CO2+, और यहां आएगा NO3-, ठीक है। तो ये बेसिकली आ गया आपका CO2+। तो ये आपका कितना, अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें इसका तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ऑर्गन 3D, हाँ ऑर्गन 3D7 4s2, ठीक है। एक सेकेंड, ये तो कॉन्फ़िगरेशन हमने पूरा लिख दिया कोबाल्ट का, लेकिन आपको चाहिए CO2+ का, तो ये हो जाएगा आर्गन 3D7 और 4s पे 0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब देख लेते हैं भैया, इसके लिए फिल कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन में कलर्ड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ रोज रेड, रोजी रेड भी बोलते हैं इसको, प्रेसिपिटेट व्हेन अ स्लाइट एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ इन एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट इज ट्रीटेड विद डाईमेथिल ग्लाइकोऑक्जिम। तो इसको आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा भी होगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में DMG भी पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, DMG डाईमेथिल ग्लाइकोऑक्जिम, ठीक है। लिगेंड्स के नाम में भी आपको याद करवाया जाता है, ठीक है। यहां पर देखें तो ये आपका कोबाल्ट, जिंक, आयरन, निकेल, बताओ किसके साथ रोज रेड या रोजी रेड भी बोलते हैं इसको, प्रेजेंट होगा। तो सबको पता है कि जो इसका कंपाउंड बनता है भैया, तो वो बनता है NiDMG वोल्टेज। यहां पर इस कंडीशन पे रोज रेड प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है ना, रोज रेड इन कलर्ड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, निकेल। तो आंसर हो गया आपका 4। ये कंपाउंड आप लोगों को याद रखना है, डाईमेथिल ग्लाइकोऑक्जिम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इनसॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर
बट डिजॉल्व इन वाटर एंड ऑन बॉइलिंग, ठीक है ना। आपसे ध्यान देना क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना, एट रूम टेम्परेचर बट डिजॉल्व इन वाटर ऑन बॉइलिंग। दो कंडीशन आ गई, एक बार वाटर को गर्म कर रहे हैं, दूसरी बार ठंडा कर रहे हैं, और उसमें आपको कंडीशन बताना है क्या कंडीशन होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो PbCl2 होता है, डेट क्लोराइड होता है, हॉट वाटर में घुल जाता है और ठंडा होने पर रिकवर कर लेता है। आप ऐसे बोल दीजिए PbCl2 हॉट वाटर पे, गर्म पानी पे घुल जाता है और ठंडा होने पे फर्दर क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अब ऐसे ही जरूरी नहीं कि सिर्फ लेड हो गया आपका, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, ये सब के सब होते हैं, ठीक है। Pb+, Pb2+, Ag+ हो गया, ठीक है, Hg+ हो गया, तो ये भी देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में तो है नहीं, सिर्फ PbCl2 है। अगर यहाँ पर AgCl3 होता या AgCl होता तो वो भी देता, ठीक है, वो भी सही हो जाता, या फिर HgCl होता, HgCl2 होता तो वो भी सही हो जाता, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, PbCl2। आप कह सकते हैं कि PbCl2 गर्म पानी पे भैया घुल जाता है और ठंडा होने पर फर्दर क्या कर लेता है, रिकवर कर लेता है, ठीक है ना। चलो, तो आंसर हो जाएगा इसका 4 PbCl2। रिएक्शन ऑफ K2Cr2O7 विथ NaCl इन कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स, क्या मिलेगा। तो ये रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, सबको पता होगी बेटा, क्रोमिल क्लोराइड मिलता है, ठीक है ना। तो Na आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। K2Cr2 देखो बैलेंस चलो कर देंगे, K2Cr2O7 की रिएक्शन करना है दोस्तों, किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में NaCl के साथ। तो भैया यहां से मिलेगा आपको क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, क्रोमियम O2Cl2, ठीक है, साथ में बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं यहाँ पे, ठीक है ना। KHSO4 मिलेगा, NaHSO4 मिलेगा, H2O मिलेगा, ठीक है। तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं, कहो तो लिख दे रहे हैं। H2O मिलेगा, बैलेंस भी कर सकते हैं। आंसर आपका मिल गया, बैलेंस भी करना है तो कर लीजिएगा, ठीक है ना, बैलेंस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 4 नहीं, 4, ठीक है, बैलेंस बेटा आप लोग कर लेना, ठीक है। आंसर फर्दर ये मिल गया आपका क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। द हाइजेनबर्ग मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, नहीं, प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइंस। अरे एनसीईआरटी में भैया दिया गया है, हाँ, सल्फोनेशन वाला जो अमाइन चैप्टर खोलेंगे तो आपको हेडिंग मिल जाएगी, हाइजेनबर्ग मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी अमाइन भैया इसके लिए नहीं। सेपरेशन ऑफ अमाइन मिक्सचर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। 1 मोल H2SO4 विल एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज, ठीक है ना। तो पहले कह रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया के साथ करेगा क्या, तो देख लेते हैं भैया। चलो ऐसे लिख लेते हैं H2SO4, तो 2 मोल ऑफ अमोनिया NH3 प्लस H2SO4, ठीक है। फिर कह रहा है 1 मोल ऑफ फेरियम, तो BaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है इसके साथ 0.5 मतलब 1/2 BaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4। फिर फोर्थ आपसे कह रहा है 2 मोल ऑफ KOH प्लस H2SO4। चलो प्रोडक्ट बताओ भैया, जल्दी जल्दी फटाफट प्रोडक्ट बताइए, चलो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बता दो। तो इससे बनता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। यहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा,
ठीक है ना, यहां से कुछ नहीं मिलेगा, 1 मोल नहीं होता भैया, जब बैलेंस करेंगे तो हाफ मोल आ जाएगा। तो ये बेरियम सल्फेट बनाता है लेकिन हाफ मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो BaSO4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो पहला हो गया आपका, और ये नहीं हुआ, तीसरा हो गया। और KOH और H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो KSO4 बनाएगा, ठीक है। बस 2 मोल है तो यहां से हो जाएगा K2SO4। तो ये भी बात सही है, तो आंसर हो जाएगा सॉरी हाफ मोल नहीं देगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं देगा, 1/2, यहाँ पर उल्टा कर दिया हमने, ये आपको मिल जाएगा क्योंकि बेरियम है ना, तो हाफ मोल थोड़ी लेंगे, बेरियम सल्फेट उल्टा हो गया, ये नहीं देगा, ठीक है। बाकी से आप सही, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि हाफ मोल होता तो यहाँ पर बेटा हाफ करना पड़ता, तो ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनता है। BaOH का होल ट्वाइस H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो बेरियम सल्फेट मिल जाएगा, इसका नहीं देगा, हाफ मोल नहीं देगा, तो C नहीं देगा। वो ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका, ठीक है। तो ये देगा, ये देगा और ये देगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा A, B एंड D ओनली, 4 पे जाएंगे, ठीक है ना। फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हाउ मेनी मोल्स ऑफ MnO4 माइनस आयंस विल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जिलेट इन एसिडिक मीडियम। तो ध्यान दीजिएगा, फेरस ऑक्जिलेट Fe2O4 ब्रेक करेंगे तो Fe2+ और C2O4 2 माइनस। तो सबको पता है बेटा MnO4 ऑक्सीडाइज करेगा Fe3+ को और C2O4 2 माइनस दोनों को, ठीक है। रिएक्शन हो जाएगी, फाइनल रिएक्शन आपकी ये, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 3, तो सेपरेशन करेंगे इसका, तो MnO4 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखो अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन निकालेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, अगर इसकी ऑक्सीडेशन निकालें X प्लस Mn को हम निकालना है तो X मान लिए, -2 × 4 कितना, माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 2, तो X इक्वल टू प्लस का 7, ठीक है। तो प्लस का 7 कहाँ जा रहा है, प्लस का 2, कितने का चेंज, 5 इलेक्ट्रॉन। फर्दर इसके निकालेंगे Fe2O4, तो यहाँ से हो जाएगा 3 का चेंज, ठीक है। यहाँ पर ये रिएक्शन ऑलरेडी लिखी हुई है, तो ये अब इक्वल कर देंगे दोनों के इक्विवेलेंट को, तो 5 Fe2O4 किसके बराबर है, 3 के। तो एक के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा तो हो जाएगा 3/5 MnO4 माइनस, ठीक है। चलो 1 मोल ऑफ फेरस C2O, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/5, थर्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 3/5, 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीडेटिंग एसिडिक मीडियम, हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल मिलेंगे, 3/5, 3/5 MnO4 माइनस, ठीक है ना। तो 3/5, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, असर्शन कह रहा है इन द टाइट्रेशन ऑफ HCl अगेंस्ट NaOH फेनोल्फथलीन इज यूज्ड एज अ सुटेबल इंडिकेटर, बिल्कुल सही है, ठीक है। टाइट्रेशन जब हम करते हैं, टाइट्रेशन बहुत फेमस है, आप लोगों ने किया होगा, तो किसके साथ, HCl अगर करते हैं HCl का अगेंस्ट NaOH के थ्रू, तो फेनोल्फथलीन कैसे सुटेबल इंडिकेटर का काम करता है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलो अब रीजन क्या कह रहा है, फेनोल्फथलीन इज पिंक कलर्ड इन बेसिक मीडियम, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है ना, पिंक कलर देगा बेसिक मीडियम में। तो भैया असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, तो आंसर पढ़ लेते हैं। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है, मतलब थोड़ी ना है उसका। assertion is correct, region is correct, region is not a correct explanation of for assertion, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो टाइट्रेशन बहुत फेमस है, आप लोगों ने किया होगा, शायद लैब में जब गए होंगे तो सबसे पहले यही वाला एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द इट्स मॉलिक्यूलर मास व्हेन इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। तो सबको पता है, अगर हम यहाँ पर देखें थोड़ा सा, तो KMnO4 चेंज होता है Mn2+ में, और मीडियम भी कह रहा है आपको एसिडिक मीडियम में, तो ये रिएक्शन होती है। तो देख लेते हैं कितने का चेंज हो रहा है, निकाल लेते हैं भैया, 1 + x + 8 = 0, ठीक है।
-8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 7, तो प्लस का 7 से प्लस का 2, कितने का चेंज भैया? 5 का। तो अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मोलर मास अपॉन चेंज इन वैलेंसी कितना हो गया? m/5 हो गया। और यही की बात कह रहा है, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। तो भैया जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उसका 5वां 1/5 हो जाएगा। सही है, हमने निकाल भी लिया है। When it acts as oxidizing agent in acidic medium, भैया एसिडिक मीडियम में रिएक्शन याद रखना। तो ये आप तो आपका असर्शन तो सही है। रीजन देख लेते हैं। रीजन कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन KMnO4 इज 7। बहुत आसान है यार, देखो इधर x निकाला तो है हमने जस्ट यहाँ पर, फिर भी देख लीजिए। पोटेशियम, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल जितने भी होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भैया एल्कली मेटल की 1 होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल की 2 होती है +2, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की बहुत मतलब कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें -1 भी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + x माइनस का 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 7। ये भी बात भैया सही है। चलो इसको हटा देते हैं। अब आपसे कह रहा है असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज अ करेक्ट। नहीं भैया एक्सप्लेनेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। assertion is correct, region is correct, region is not a correct explanation for assertion। ये वाला सही है, ठीक है ना, ये आपका सही है। चलो तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा भैया सेकंड वाला, ठीक है ना। दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो होप आप लोगों को पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है ना। और बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के थ्रू, तो आप लोग सारे क्वेश्चन दोबारा कर लें, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, इसमें बहुत सारे डेरिवेशन या ऐसा कुछ नहीं है, चीजें हैं जो निकाली गई हैं एनसीईआरटी से, तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। याद रहेंगी तो आप जल्दी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। चलो तो बेस्ट ऑफ लक, अभी आपका एग्जाम होने वाला है। थैंक यू सो मच।